गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम, सह संयोजक बंध आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये आपकी सेकंड यूनिट है। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सिग्मा तथा पाई बंध में क्या कह सकते हैं अंतर या फिर क्या भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो हमने अब तक 3 पॉइंट कर लिए हैं। आज हम आगे के जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशन क्या है बीबीटी की, क्या उसमें कमियां रही थी, लिमिटेशन क्या थी बीबीटी की, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की जो कंटिन्यूअस में है उसी को ही करते हैं। सिग्मा बंध और दूसरा है पाई बंध। ठीक है, इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, मैंने इसके 3 पॉइंट आपको लिखवा दिए थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो सिग्मा बंध है वह सम अक्षीय जो होता है, एक ही अक्ष पे अतिव्यापन, उससे बनता है सिग्मा बंध। समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है, जबकि समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। ये चीज हम देख चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एस 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 पी एक्स अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है यदि एक्स नाभिकीय अक्ष हो। इसी प्रकार से पी वाई पी जेड अतिव्यापन से पाई पर बनता है यदि एक्स अक्ष नाभिकीय अक्ष हो। ठीक है, यानी न्यूक्लियर एक्सिस जो है नाभिकीय अक्ष से ठीक परपेंडिकुलर पे या फिर कह सकते हैं लंबवत अगर अतिव्यापन हो रहा है तो वहां पर जो बंध बनेगा वो पाई बंध कहलाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा बंध है वह जिस अतिव्यापन से बनता है, यानी समाक्षीय अतिव्यापन अधिक होने के कारण जो सिग्मा बंध होता है वह अधिक मजबूत होता है, जबकि जो पाई बंध है वह समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। समपार्श्विक स्थिति में अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, इस वजह से यह सिग्मा बंध की तुलना में एक दुर्बल बंध होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा 4th पॉइंट, इस पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है पाई बंध में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था आणविक अक्ष में जब जहां पर सिग्मा बंध बनता है, देखिए सिग्मा बंध हमें पता है कि किसी भी परमाणु की आणविक अक्ष पे ही बनता है, मतलब उसकी जो खुद की एक्सिस होती है, न्यूक्लियर एक्सिस है, उसी पे ही बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जबकि जो पाई बंध है आणविक अक्ष के ठीक लंबवत अतिव्यापन से बनता है। जो लंबवत स्थिति है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, लगभग 0 होती है। पाई बंध में इलेक्ट्रॉन के आणविक अक्ष पर पाए जाने की संभावना अधिक होती है या अधिकतम होती है, मतलब यहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना रहती है उस अक्ष पर जिस पर बंध का निर्माण होता है। और हम जानते हैं सिग्मा बंध का निर्माण किसी भी कक्षक के आणविक अक्ष पे ही होता है, मतलब जो एक्सिस हमने देखी थी उसी पर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, अधिकतम होता है। ठीक है,
अब ये जो है पाई बंध का आणविक अक्ष जो होता है वो नाभिकीय अक्ष से लंबवत होता है। इस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है या बहुत कम होती है। क्यों होती है? देखिए जिस तरह से यहाँ पर अतिव्यापन हुआ था, इस तरह का अतिव्यापन, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती, लेकिन ये हो रहा है लंबवत, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ये वाले जो हमारे कह सकते हैं नाभिकीय कक्षा बन रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है, शून्य के बराबर होती है। आणविक परमाणुओं से जो ये आणविक कक्षक बने हैं, इस तरह के कक्षक बने हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम थी, शून्य के बराबर थी। इलेक्ट्रॉन के आणविक अक्ष पर पाए जाने की संभावना शून्य होती है। ठीक है, इस चीज को देखो मैं दोबारा बता रही हूँ। आणविक अक्ष वह अक्ष है जिस पर अणु मौजूद है। यहाँ पर देखिए जो परमाणु ने मिलके, दो परमाणु जो थे कौन कौन से, इस तरह के उनके कक्षक हमने दिखाए थे, उनके मध्य अतिव्यापन हुआ, अतिव्यापन के बाद ये अणु बने, उनके बंध को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार का जो बंध है, बनाना बॉन्ड, टीला बंध, इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम है। अगर ये अक्ष पे बनता, जैसे कि यहाँ बना हुआ है, कैसे किस तरह का यहाँ पर बना था, एक एग्जांपल लेते हैं पीएक्स अतिव्यापन से, तो इस तरह का अतिव्यापन हुआ था और इस तरह का यहाँ पर एक अणु का निर्माण हुआ था। तो बंध जो बना है उसमें इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शाए थे, जबकि यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाए हैं, तो वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा थी। पीएक्स अपने ही अक्ष पे अतिव्यापन कर रहे हैं और एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो इसकी आणविक अक्ष कौन सी है, एक्स, उस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, मिलेगा ही ना तो, और यहाँ पर तो मिलेगा ही नहीं, बहुत कम चांस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है सिग्मा बंध पर, अच्छा इसको फटाफट से नोट करें। नेक्स्ट है सिग्मा बंध पर ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट, सिग्मा बंध पर दो परमाणुओं के मध्य मुक्त घूर्णन संभव है। मतलब जिन दो परमाणुओं के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है, उसको हम रोटेट करके देख सकते हैं। जैसे कि कोई दो परमाणु है, इनके मध्य बंध का निर्माण हुआ, तो सिग्मा बंध को सिंगल बॉन्ड है, उसको हम रोटेट करके देख सकते हैं। लेकिन पाई बंध जो है वो दो बॉन्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा है दूसरा पाई है, इसको हम रोटेट करके नहीं देख सकते। पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं हो सकता, ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं रोटेट कर सकते हम इसको। इसी कारण से जिन भी अणु के अंदर पाई बॉन्ड पाया जाता है, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, या कह सकते हो हिंदी में ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और हिंदी में बोला जाता है इसको ज्यामितीय समाव्यता। तो इसके बारे में बता देती हूँ। पाई बंध पर पांचवा पॉइंट है, पाई बंध पर दो परमाणुओं के
संभव नहीं होता, यही कारण है, यही कारण है कि पाई बंद वाले अणुओं द्वारा ज्यामितीय समाव्यवस्था प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, ज्यामितीय समाव्यवस्था प्रदर्शित की जाती है। ये हो गया आपका 5th पॉइंट, नोट करें इसे। इसके बाद है लास्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो सिग्मा बंध है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। सिग्मा बंध अकेला बन सकता है, जबकि पाई बंध है वो हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही बनता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है पाई बंध सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है, क्योंकि इसका स्वतंत्र
अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया इसका छोटा पॉइंट। इसके अलावा एक बिंदु और बन सकता है यहाँ पर कि जो सिग्मा बंध है वह किसी भी अणु की कह सकते हैं आकृति या फिर उसकी संरचना का निर्धारण करता है सिग्मा बंध, जबकि जो पाई बंध है उससे बंध की लंबाई कह सकते हैं कि बंध की लंबाई जो है वो निर्भर करती है पाई बंध पे, और किसी भी अणु की आकृति वो निर्भर करती है सिग्मा बंध पर कि किस प्रकार का वहां पर उसकी आकृति रहेगी किसी भी अणु की, वह निर्भर करेगी सिग्मा बंध पे, जबकि जो पाई बंध है वह निर्धारण करेगा उस बंध की लंबाई को। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई छोटी हो जाती है, और ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे ज्यादा छोटा होता है इन्हीं तीनों बंधों में। अगला टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये वाली जो थ्योरी है वो दी गई और इसमें बहुत सारी चीजें हमको पता लगी, जैसे कि किसी भी अणु की जो संरचना है उसका निर्धारण हम बीबीटी के द्वारा कर सकते हैं। जब एक बार संरचना ज्ञात हो जाए तो हम बता सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार की बॉन्ड एंगल वगैरह हो सकता है। ठीक है, कुछ एक कह सकते हैं बेसिक मिल चुका था बीबीटी से, लेकिन फिर भी बीबीटी में कुछ कमियां पाई गई, तभी तो नई थ्योरी आई जो आईओटी है, एस्पर वगैरह जो आई है, वो बीबीटी में कुछ कमी थी, इस कारण से नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी थी। तो क्या कमी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले टाइटल डालती हूँ मैं। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, बीबीटी। बीबीटी की सीमाएं हम पढ़ रहे हैं, क्या लिमिटेशन है बीबीटी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, बीबीटी में हमने बात की है कोवलेंट बॉन्ड की, यानी सहसंयोजक बंध की, जिसमें दोनों परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। लेकिन हमने बीबीटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं बंध निर्माण के लिए। उस बंध के बारे में बीबीटी ने कुछ खास नहीं बताया। यहाँ पर बीबीटी ने इतना तो कह दिया कि जो सहसंयोजक बंध है
उसमें कुछ आयनिक गुण होते हैं, यानी एक जो परमाणु है वो कैटायन का काम करेगा, विनायन का, और दूसरा एनायन का काम करेगा। एक तो विनायन का काम करेगा और दूसरा धनायन का काम करेगा। लेकिन कितना प्रतिशत यहाँ पर आयनिक गुण होते हैं किसी भी सहसंयोजक बंध में, उस प्रतिशत की मात्रा नहीं बताई गई है पीबीटी में। ठीक है, इसके अलावा कुछ अणु ऐसे होते हैं जो है कार्बन मोनोऑक्साइड N2 वगैरह, ये अतिरिक्त स्थायित्व रखते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं। ये कुछ अणु अतिरिक्त स्थायित्व रखते हैं। ये स्थायित्व क्यों होता है ये हम वीबीटी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। एमओटी वगैरह थ्योरी तो बता सकते हैं, लेकिन वीबीटी के द्वारा हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि ये अणु अतिरिक्त स्थायित्व क्यों रखते हैं। इसके अलावा O2, ठीक है, O2 जो है ये है बंध निर्माण के बाद, जैसे सहसंयोजक बंध बन रहे हैं उसके बाद अपना अस्चक पूर्ण कर लेता है। दोनों ही जो परमाणु है ऑक्सीजन के अपना अस्चक पूर्ण कर लेते हैं सहसंयोजक बंध बनाकर। एक तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब दोनों ही ऑक्सीजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, दोनों अतिव्यापन करेंगे और जो इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे उनको साझा करके अपना अस्चक दोनों पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अणु है वह प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता, ये होता है अनुचुंबकीय, यानी यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अनुचुंबकीय है इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, पर वास्तव में अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो ये जो एक कंफ्यूजन है इसको भी हम वीबीटी से नहीं समझ पाए हैं कि ये अनुचुंबकीय क्यों होता है, जबकि इसके पास तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण के बाद बचे ही नहीं। ये सारे के सारे पेयर हो चुके, दोनों ने ही अपना अस्चक पूर्ण कर लिया है, फिर भी ये अनुचुंबकीय क्यों है ये भी बात वीबीटी में नहीं समझ में आई है। ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे अणु होते हैं जिनकी कह सकते हैं कई सारे गुण होते हैं अणुओं के जिनकी व्याख्या सिर्फ एक संरचना द्वारा नहीं की जा सकती है। जो अणु होते हैं उनकी कई सारी संरचनाएं बनानी पड़ती हैं जो एक दूसरे से कह सकते हैं मिलती जुलती संरचना होती है, बस बॉन्ड आगे पीछे कर दिए इस तरह से हमने दर्शा दिया, जिसे हम कहते हैं अनुनादी संरचना। ठीक है, उन अनुनादी संरचनाओं के बारे में भी वीबीटी में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कुछ सीमाएं हो गई है वीबीटी की, 4-5 सीमाएं हैं, एक एक करके इनके बारे में भी हम लिख लेते हैं। यह सिद्धांत O2 की अनुचुंबकीय, यह सिद्धांत O2 की को नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया है, क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार दोनों परमाणु, दोनों ऑक्सीजन परमाणु अतिव्यापन कर अपना अस्चक
यानी इनके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, अर्थात इनके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अतः O2 अणु प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। परंतु यह अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो ये बात भी बीबीटी नहीं बता पाया कि इसको होना चाहिए था डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर बंध निर्माण के बाद अतिक्रमण जो होता है उसमें दोनों ही परमाणु अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो पूर्ण अष्टक में भी इनके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर भी ये अनुचुंबकीय क्यों हुआ, ये बात वीबीटी नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये भी किसकी एक लिमिटेशन है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बीबीटी में मैंने आपको लिमिटेशन तो पहले बता दी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी बचा हुआ है बीबीटी में, जिसे हम कहते हैं शंकरण। वो इसके बाद में आपको करवाऊंगी, काफी लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे आपके अलग अलग शंकरण के अलग अलग एग्जाम्पल हम करेंगे और ये इस टॉपिक के बाद होगा। मैं लिमिटेशन पहले बता दी है ताकि लिमिटेशन कई बार क्या होता है कि लास्ट में रह जाती है और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और लिमिटेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से मैं लिमिटेशन यानी सीमाएं पहले बता दी है बीबीटी की, पर अभी इसमें एक शंकरण टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं द्वारा बराबर इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनता है। इसमें ऐसे बंधों का उल्लेख नहीं है बीबीटी में जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसका उल्लेख बीबीटी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका यह सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध
सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को समझा कर बनता है, परंतु इसमें ऐसे बलों का उल्लेख नहीं है बंधों का उल्लेख नहीं है जो केवल एक परमाणु द्वारा केवल एक दाता परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉन के योगदान से बनता है, अर्थात उपसहसंयोजक बंध उपसहसंयोजक बंध के बारे में वीवीटी नहीं बता पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध तो हमें समझ में आ गया, जिसमें दोनों परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन को सांजित किया और बंध का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर नहीं पता लग रहा ऐसे बंधों के बारे में जिसमें एक तो दाता परमाणु है जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बंध का निर्माण कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम कर रहा है, अपने रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, तो ये हो गया वीवीटी का सेकंड लिमिटेशन, दूसरी सीमा।